हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे गाउस के नियम के अनुप्रयोगों पर। गाउस के नियम के अनुप्रयोगों पर आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इसका जो अनुप्रयोग है वो है अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम बारी बारी से इसके अनुप्रयोग लेकर और इसको डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये इसका पहला अनुप्रयोग है। अब इसके अनुसार क्या है, इसमें गाउस का नियम जो है वो अपने को लगाकर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। यहाँ पर दो तरीके हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकालने के लिए। अनंत रेखीय आवेशित तार में हम दो पार्ट निकालेंगे। पहला पार्ट जो हमारे पास वो है विद्युत क्षेत्र की दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा, और दूसरा पार्ट जो है वो है विद्युत क्षेत्र का परिमाण, विद्युत क्षेत्र का परिमाण। ये दूसरा पार्ट है। इसी क्वेश्चन में हम दो पार्ट लेके चल रहे हैं इस पॉइंट के। एक तो विद्युत क्षेत्र की दिशा और एक है विद्युत क्षेत्र का परिमाण। सबसे पहले हम निकालना चाहेंगे कि अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया हुआ है, एक अनंत रेखीय आवेशित तार दी है। ये अनंत रेखीय आवेशित तार है। अनंत रेखीय आवेशित तार को हमने ये रेड से जो दिखाए हुए हैं प्लस क्यू आवेश से आवेशित कर रखा है। कौन से आवेश से आवेशित कर रखा है? प्लस क्यू आवेश से। और हमने पढ़ा हुआ है कि प्लस क्यू आवेश से जब हम इसको आवेशित करते हैं, रेखीय आवेश आवेशित तार है, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या आएगा, लैम्डा इक्वल टू रेखीय आवेश घनत्व आएगा। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। लैम्डा इक्वल टू क्या आएगा? क्यू अपॉन एल, रेखीय आवेश घनत्व। तो ये कहां पढ़ा हमने? ये पढ़ा हुआ है सतत आवेश वितरण में। सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण का पहला पार्ट जो है वो रेखीय आवेश वितरण होता है। रेखीय आवेश वितरण कब होता है? रेखीय आवेश वितरण होता है किसी तार पर समान रूप से आवेश को वितरित कर देना। अब इस तार के बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक P बिंदु स्थित है। इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, या हम ये कहें इस P बिंदु पर सबसे पहले अपने को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बतानी है। तो हमने क्या किया, ये जो हमारे पास अनंत रेखीय आवेशित तार है उसमें से एक बिंदु A1 लिया है। यहां पर हम कह देते हैं ये अल्पांश है dl, और यहां पर भी हमने A2 लिया है, यहां पर भी अल्पांश dl है। यहां पर हम कह सकते हैं कि dq आवेश है, यहां पर भी हम कह सकते हैं dq आवेश है इस अल्पांश के अंदर। dq आवेश इस अल्पांश में उपस्थित है। तो इस अल्पांश में उपस्थित जो आवेश की मात्रा होती है वो क्या कहलाती है? रेखीय आवेश घनत्व कहलाती है। तो इस अल्पांश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा है वो हम ये कह रहे हैं dE1। और dE1 जो है वो हमारे पास क्या आएगा? वो आएगा k dq अपॉन में x स्क्वायर। और ऐसे ही इस A2 अल्पांश, A2 बिंदु पर उपस्थित जो अल्पांश है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो क्या है हमारे पास? dE2। उसकी वैल्यू क्या आएगी? उसकी वैल्यू आएगी k dq अपॉन में x स्क्वायर। k dq अपॉन में x स्क्वायर उसकी वैल्यू आएगी। तो ये x और ये x बराबर क्यों है? हमने कहा कि ये बिंदु O है, तो O से ये दूरी L होगी और ये दूरी भी कितनी होगी? L होगी। ये L है, ये R है, दोनों के लिए दूरी यहां से लेकर यहां तक इस भाग के लिए कह दें और इस भाग के लिए भी दूरी समान है, तो ये x होगा तो ये भी x होगा। अब यहां पर जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास क्या बन रहा है? अल्फा बन रहा है। तो अब हम इस dE1 है और ये जो dE2 है इसको हम घटकों में विभक्त करते हैं। तो घटक कैसे होंगे? dE1 का घटक लेते हैं, इसको हमने ऐसे कर दिया, यहां पर भी अल्फा कोण हो गया और यहां पर भी अल्फा कोण हो गया। तो अब dE1 का एक घटक जो होगा वो कौन सा होगा? एक घटक होगा इधर dE1 cos ऑफ अल्फा, अल्फा वाले एंगल के साथ लाइन में यहां पर जो बेस वाली लाइन है वहां पर क्या होगा? cos ऑफ अल्फा।
और परपेंडिकुलर लाइन में यहां पर कौन सा कंपोनेंट आ जाएगा, DE1 साइन अल्फा। ये DE1 के कंपोनेंट आ गए। इसी प्रकार DE2 के लेंगे, DE2 का इस डायरेक्शन में क्या होगा, DE2 कॉस अल्फा, और इस दिशा में क्या होगा, DE2 साइन अल्फा। ये दोनों घटक जो हैं DE1 और DE2 परिमाण में बराबर हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, DE1 बराबर DE2 इक्वल टू DE। ठीक है, परिमाण में बराबर है। तो DE1 और DE2 का परिमाण बराबर है, ये साइन अल्फा ये साइन अल्फा है, तो ये दोनों घटक परिमाण में बराबर दिशा में विपरीत है, तो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे। जबकि DE1 कॉस अल्फा घटक और DE2 कॉस अल्फा घटक एक ही दिशा में है, तो ये जुड़ जाएंगे। तो हमने अभी तक यहां पर दो घटक ही लिए हैं, दो भाग ही अल्पांश लिए हैं। ऐसे इस वायर पर बहुत सारे अल्पांश होंगे, तो सभी अल्पांशों के साइन अल्फा घटक जो होंगे वो एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, जबकि कॉस अल्फा घटक जो होंगे वो एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएंगे और P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को दिखाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, EP इक्वल टू समेशन ऑफ DE कॉस ऑफ अल्फा। EP इक्वल टू समेशन ऑफ DE कॉस ऑफ अल्फा। तो DE की वैल्यू जो है वो यहां से हम ले लेंगे और EP जो है वो यहां P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई। तो यहां पर हम ये कह रहे हैं कि जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसकी दिशा हमेशा तार की लंबाई के लंबवत दिशा में होगी। तो हमने पहला पार्ट क्या निकालना था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निकालनी थी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कैसे आ गई, हमेशा अनंत रेखीय आवेशित तार जो है उस तार की लंबाई के लंबवत दिशा में ही विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। यह हमारा पहला पार्ट था, पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का पहला पार्ट। अब सेकंड पार्ट जो है इसका परिमाण निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या निकालना है, परिमाण। उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम ये जो अनंत रेखीय आवेशित तार है उसको परिबद्ध करते हुए एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना करेंगे। तो हम एक बार इस थ्योरेटिकल पार्ट को रिपीट कर लेते हैं। क्या करना है हमें, कि हमें क्या मानना है कि माना एक अनंत लंबाई की आवेशित तार है, उसे प्लस क्यू आवेश से आवेशित करते हैं, तो यह प्लस क्यू आवेश इसके संपूर्ण लंबाई पर समान रूप से वितरित हो जाता है और इसका रेखीय आवेश घनत्व जो होगा वो क्या होगा, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। फिर हम क्या कहेंगे कि हमने इस तार पर एक A1 और एक A2 बिंदु लिए हैं। A1 dl भाग में dq आवेश उपस्थित है, ऐसे ही A2 बिंदु पर उपस्थित dl भाग में dq आवेश उपस्थित है। तो इस A1 भाग के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE1 इस दिशा में होगी, इस अल्पांश के कारण इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता DE2 इस दिशा में होगी। और अब इसके बाद हम क्या करते हैं, DE1 और DE2 को घटकों में विभक्त कर लेते हैं। उससे पहले हम DE1 और DE2 के मान लिख देंगे। ये दोनों मान जो है वो परिमाण में बराबर है, इसको घटकों में विभक्त करते हैं और जितने भी साइन अल्फा घटक हैं वो परिमाण में बराबर दिशा में विपरीत होने के कारण एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, जबकि कॉस अल्फा घटक जो है वो एक दिशा में होने के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिखाएंगे। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका परिमाण क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण। हम बात करते हैं कि अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण क्या होगा। परिमाण जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, E इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन में r। ये फार्मूला हमारे पास आएगा अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण। इसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो अभी हमने पढ़ा कि अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होती है वो तार की लंबाई के लंबवत होती है। तो ये हमारे पास एक अनंत रेखीय आवेशित तार है, इसको हमने प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया है। जैसा हमने पढ़ा कि बिंदु O है, उस बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक P बिंदु स्थित है। इस P बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है।
तो हमने क्या किया, इस P बिंदु को परिबद्ध करते हुए एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना की है। गाउसी पृष्ठ कैसा है, बेलनाकार गाउसी पृष्ठ है। यह हमें ध्यान रखना है कि यदि हमारे पास कोई तार है तो उस तार के कारण जो गाउसी पृष्ठ बनेगा वो बेलनाकार बनेगा। यदि हमारे पास कोई बिंदु आवेश है तो उसके कारण जो गाउसी पृष्ठ बनेगा वो गोलीय गाउसी पृष्ठ बनेगा। तो यहां पर हमारे पास अनंत रेखीय आवेशित तार है, तो तार के कारण P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और इस P बिंदु को परिबद्ध करता हुआ एक बंद गाउसी पृष्ठ की हमने कल्पना कर ली है। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हम कल्पना कर रहे हैं गाउसी पृष्ठ, इस गाउसी पृष्ठ के अंदर हमारे पास कुल आवेश कितना है, Q है। तो Q आवेश जो इस बंद परिकल्पित पृष्ठ के अंदर है, तो गाउस के नियम के अनुसार क्या है कि किसी भी बंद पृष्ठ के अंदर आवेश स्थित है तो विद्युत फ्लक्स का मान आता है। किसका मान आता है, विद्युत फ्लक्स का मान। तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा क्या है, तो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा के अकॉर्डिंग हम क्या कहेंगे, फाई इक्वल टू, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा फाई इक्वल टू क्या होता है, ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये मान लेंगे कि यहां पर हम लिखेंगे कि अनंत रेखीय आवेशित तार है, उस अनंत रेखीय आवेशित तार से बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक P बिंदु स्थित है। इस P बिंदु को परिबद्ध करते हुए एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना करते हैं और इस गाउसी पृष्ठ से निर्गत होने वाले कुल विद्युत फ्लक्स का मान जो होता है वो फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर होता है। इसको हम समीकरण नंबर 1 डाल लेते हैं। ये हमने विद्युत फ्लक्स की जब परिभाषा पढ़ी थी तो उसके अनुसार हमने पढ़ा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि ये जो गाउसी पृष्ठ है ये कितने भागों से मिलकर बना हुआ है। जैसे ये हमारे पास मार्कर है, तो मार्कर कितने भागों से मिलकर बना हुआ है, कितने इसके हम पृष्ठ ले सकते हैं। तो एक पृष्ठ वृत्तीय पृष्ठ इसका ये है, एक वृत्तीय पृष्ठ इधर है और ये जो वक्र पृष्ठ है। तो ऐसे ही यहां पर भी तीन भाग है हमारे पास। पहला भाग जो है वो यहां पर हम ले रहे हैं, ये S1 भाग है। ये कौन सा भाग है, ये S2 भाग है और ये कौन सा भाग है, ये S3 भाग है। तो इस S1 भाग में हम क्या देख रहे हैं, ये हमारे पास बेलनाकार पृष्ठ है। तो इस पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल इस दिशा में देखेंगे, इस पृष्ठ पर तो विद्युत क्षेत्र सदिश जो होगा, क्षेत्र सदिश यानी कि इसका क्षेत्रफल सदिश जो होगा वो इस दिशा में होगा। यहां पर इसका क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में होगा और यहां पर इसका क्षेत्रफल सदिश इस दिशा में होगा। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं कि इस नीचे वाले भाग का जो क्षेत्रफल है वो इस दिशा में होगा और इस दिशा में यदि हम बात करें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमने अभी पढ़ा है कि तीव्रता की दिशा हमेशा तार की लंबाई के लंबवत रहेगी। इस बिंदु पर ये रहेगी, इस बिंदु पर ये रहेगी और इस बिंदु पर भी ये रहेगी। हम चाहे किसी भी बिंदु पर चले जाएं, तार की लंबाई के लंबवत ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा रहेगी। तो हमने तीनों बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दिखा दी। अब इसको हम बात कर रहे हैं कि ये जो ds, इसको आप ds भी कह सकते हैं। तो ये ds क्षेत्रफल जो है वो इस भाग का है। तो यहां पर इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। यहां पर हम बात करें तो ऊपर वाला भाग है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल ऊपर होगा, तो ds ऊपर, और यहां पर भी 90 डिग्री एंगल। यहां पर हम क्या कहेंगे, ds इस दिशा में, ds किस दिशा में, इस दिशा में ही होगा क्योंकि ये पृष्ठ है। इस प्रकार से हम बेलन ले सकते हैं। तो यहां पर क्या होगा, इसका ds, इस नीचे वाले भाग का ds इधर होगा, ऊपर वाले भाग का ds इधर होगा और यहां पर वक्र पृष्ठ का ds इधर होगा। और E की दिशा यहां पर भी ऐसे, यहां पर भी ऐसे और यहां पर भी ऐसे ही होगी। तो अब हम इस समीकरण नंबर 1 को हम ये मानेंगे कि जो समीकरण नंबर 1 है ये 3 भागों से मिलकर बनी हुई है। तो यहां पर जो ये क्लोज्ड इंटीग्रल है ये पूरे बंद पृष्ठ के लिए है। अब हम क्या करते हैं, इस पृष्ठ को 3 भागों में बांट दिया है तो इस समाकलन को हम इस प्रकार से लिखेंगे, फाई इक्वल टू S1 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस S2 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस S3 E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। यहां पर मैंने क्लोज इंटीग्रल लगाया है, यहां पर क्लोज इंटीग्रल नहीं है क्योंकि हमने ये जो क्लोज इंटीग्रल वाला पूरा भाग था इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब S1 भाग में हम देखेंगे, S1 भाग हमारे पास ये है। तो इसमें E वेक्टर और ds वेक्टर जो है उसके बीच का एंगल कितना है,
यहां पर ए डॉट बी वेक्टर का फार्मूला लग रहा है, यहां पर भी ए डॉट बी वेक्टर का फार्मूला लग रहा है, यहां पर भी ए डॉट बी वेक्टर का फार्मूला लग रहा है। वो क्या होता है, ए बी कॉस ऑफ थीटा होता है। तो ए हमारे पास ए वेक्टर ई वेक्टर हुआ और बी वेक्टर क्या हुआ, डीएस वेक्टर हुआ। तो इसके अकॉर्डिंग हम खोल देते हैं इसको, तो क्या आएगा, फाई इक्वल टू ई डीएस कॉस ऑफ S1 भाग के अंदर ई वेक्टर और डीएस के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है, प्लस S2 ई डीएस कॉस ऑफ 90, S2 भाग में भी 90 डिग्री है। नेक्स्ट ई डीएस कॉस ऑफ 0, यहां पर दोनों एक ही दिशा में, तो कॉस ऑफ 0, कॉस 90 कितना होता है, 0 होता है, कॉस 90 फिर 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। नेक्स्ट फाई इक्वल टू कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, प्लस कॉस 90 की वैल्यू फिर 0 होती है, और कॉस 0 1 होता है, तो क्या है हमारे पास, ई डी एस S3 इंटू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। तो फाई इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आ गई 0 प्लस 0 0, और ये जो ds है हमारे पास, ये ds कौन सा है, ये ds है वक्र पृष्ठ वाला। ds जो है वक्र पृष्ठ, पूरे वक्र पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होगा, बेलन के वक्र पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई RH होता है। और यहां पर जो h है हमारे पास वो L के बराबर है, और R जो है वो यहां से लेकर ये दूरी है, यानी कि ये त्रिज्या है, तो ये बेलन की त्रिज्या होगी। तो ds इंटीग्रल ds जो होता है, ds जो है वो इस अल्पांश भाग का है, पूरे का करेंगे तो इंटीग्रल करेंगे और उसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 पाई R L के बराबर। h की जगह पर क्या आ जाएगा, L, तो 0 प्लस 0 हुआ, तो E इंटू 2 पाई R L, ठीक है। ये नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास आ गई फाई की। हम पढ़ रहे हैं कि ये जो हमारे पास बेलनाकार गाउसी पृष्ठ है, और ये बेलनाकार गाउसी पृष्ठ है, तो गाउस का नियम यहां पर लगेगा। गाउस का नियम क्या कहता है, गाउस का नियम कहता है कि किसी बंद परिकल्पित पृष्ठ से निर्गत होने वाले विद्युत फ्लक्स का मान जो है वो Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। और फाई की वैल्यू हमने अभी ये निकाली है, तो इसको दोनों को हम बराबर कर दें या तुलना कर दें, तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, समीकरण 2 व 3 की तुलना कर देंगे। समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर तो फाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, फाई की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, सॉरी फाई ये है, तो दोनों को आपस में हमने बराबर कर दिया, तो ई की वैल्यू क्या आ गई, ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। हमें निकालना है ई, तो ई क्या आएगा हमारे पास, ई हमारे पास आएगा ई इक्वल टू Q अपॉन में 2 पाई आर एल, ये हमारे पास ई आ गया। अब हमने पढ़ा हुआ है कि ये अनंत रेखीय आवेशित तार है, तो अनंत रेखीय आवेशित तार पर जो आवेश वितरण होता है वो रेखीय आवेश वितरण होता है। कौन सा वितरण होता है, रेखीय आवेश वितरण। तो मैं यहां पर समीकरण नंबर इसको 4 डाल के और यहां पर लिख देता हूं, रेखीय आवेश वितरण या घनत्व लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन में L, लैम्डा इक्वल टू क्या होगा, Q अपॉन L। और यहां पर Q अपॉन L ये है हमारे पास, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, लैम्डा। तो E इक्वल टू क्या आ गया, लैम्डा अपॉन में 2 पाई R, लैम्डा अपॉन में क्या आ गया, 2 पाई R। और एप्सिलॉन नॉट यहां पर था, सॉरी यहां पर एप्सिलॉन नॉट भूल गए थे, एप्सिलॉन नॉट को हम यहां पर लिख देते हैं। तो E इक्वल टू लैम्डा अपॉन में 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट, इसको हम थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से लिख देते हैं, E इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू लैम्डा अपॉन R। और हमने 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पढ़ा हुआ है, तो इसलिए हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, वैल्यू हमारे पास आएगी E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 लैम्डा अपॉन R। ये वैल्यू आ गई अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम क्या कहते हैं, K कहते हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2K लैम्डा अपॉन R, ठीक है। ये हमारे पास
अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण आया। और यहां पर हम क्या चीज नोट कर रहे हैं, यहां पर हम ये चीज नोट कर रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो तार से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो तार से दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो E समानुपाती 1/r, और यदि हम E और R के बीच में ग्राफ खींचेंगे, E और R के बीच में ग्राफ खींचते हैं, यहां पर क्या देख रहे हैं कि R जैसे जैसे बढ़ेगा E वैसे वैसे घटेगा। तो इस प्रकार से ग्राफ प्राप्त होगा E और R के बीच में। और यदि E और 1/r के बीच में खींचते हैं ग्राफ तो कैसे आता है, E और 1/r के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो इस प्रकार से आएगा। E और 1/r के बीच में ग्राफ खींचते हैं तो स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, दोनों ग्राफ हम खींच सकते हैं। यहां पर हम कहेंगे कि E समानुपाती है 1/r के, और यहां पर हम कहेंगे E व्युत्क्रमानुपाती है r के। तो दोनों स्थितियों में हम क्या देख रहे हैं कि जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता घटेगी। तो ये हुआ हमारा अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें दिशा जो है वो हमेशा तार की लंबाई के लंबवत रहेगी, और जो परिमाण होगा वो क्या होगा 2k λ/r। लैम्डा जो है वो क्या चीज है, रेखीय आवेश घनत्व, और k जो है वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 9 × 10⁹ होती है, 9 × 10⁹ और न्यूटन × m²/कूलम्ब², ये वैल्यू होती है k की। और लैम्डा जो है वो क्या हमने बताया, लैम्डा जो है वो रेखीय आवेश घनत्व है, और r जो है वो क्या है, दूरी है किसी भी अनंत रेखीय आवेशित तार से। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी है। एक न्यूमेरिकल इस प्रकार से है कि मान लीजिए ये अनंत रेखीय आवेशित तार है, तो उससे कुछ दूरी पर एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। तो वो जो क्वेश्चन है वो भी इसी बेस्ड क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया हुआ है। तो इससे रिलेटेड अपने न्यूमेरिकल भी करेंगे। अभी जो है हमारे पास टॉपिक जो था वो क्या था, अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो जिसका परिमाण ये है, और दिशा जो है वो तार की लंबाई के लंबवत, तार की लंबाई के लंबवत। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गाउस के नियम की अगला अनुप्रयोग जो है वो क्या होगा।